दोस्तों, आपने वो मशहूर पोएट्री तो सुनी होगी कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का ये मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की इस दुनिया में कभी 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 हार नहीं होती। और ये जो लाइन मैंने भी बोला है, श्री अमिताभ बच्चन जी ने रिसीट किया था, लेकिन आज इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमारे इस टॉपर के साथ दिख रहा है। जीता जागता एग्जाम्पल है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे सामने हमारे आज के जो टॉपर हैं, टॉपर स्टॉक विद सिड में ये चौथा पांचवा एपिसोड है। और हमारे साथ यूपीपीसीएस 2021 का जो रिजल्ट आया है उसके टॉपर हैं रैंक 7 डीवाई कलेक्टर, यानी कि एसडीएम बतौर एसडीएम चयन हुआ है इनका। तो मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे डॉक्टर शशि शेखर जी का, जो अब ऑलरेडी एक सर्विसेज में है और कार्यरत है, ऑलरेडी है यूपी गवर्नमेंट में। और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक रैंक हासिल किया है, रैंक 7, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। शशि जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस सक्सेस पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी टीम अड्डा की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी ये परम उम्मीद और रहेगी कि आप जिस भी क्षेत्र में अब जाएं, अब कार्यरत हों, वो डिफरेंस ले आए जो आप दिल से चाहते थे। आई थिंक लार्जर कंट्रीब्यूशन जो हमारे जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म का एग्जांपल दिया था कि फॉर लार्जर गुड। थैंक यू सो मच सर। और आपने इस बिजी शेड्यूल में आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी कार्यरत हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक शशि जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में, जहन में आ रहा था कि इसका रिजल्ट तो, यूपी का रिजल्ट तो लगभग 15 अगस्त तक आ जाना चाहिए था। जी। और चूंकि वो फिर रिजर्वेशन के चक्कर में एक्स सर्विसमैन थोड़ा सा डिले हो गया, फिर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। जी। तो एज अ एस्पिरेंट मैं अगर आपसे पूछूं, तो आपके मन में वो मतलब विचलित नहीं हो रहा था मन कि यार क्या इतना मेहनत किया, फिर से पेपर देना पड़ेगा, फिर से डिले हो जाएगा मामला, एक स्टेप, एक दरवाजा और क्रैक करना था, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता। वो 2 महीने कैसे गुजरे मतलब? जी, देखिए इसमें ये है कि एक जनरल जो एक बहुत कॉमन सा एक सिम्टम है, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि बहुत बार हम अपने बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं करते इस एग्जाम में या इस जर्नी में। बाउंड्रीज से मेरा मतलब है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें या स्टेट सर्विसेज की बात करें, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए कि हम अपनी बाउंड्री बना लें कि हम इसको इतनी ही बार देंगे। हो जाता तो अच्छा है। और देखिए बीच के जर्नी में आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं कि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो या राइट ट्रैक पे नहीं चल रहे हो। तो मेरा पर्सनल क्या था कि मैं जो है एमपीएस किया मैंने महाराष्ट्र से, उसके बाद मैंने दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया मौलाना आजाद से। उसके बाद जो है पार्ट टाइम प्रैक्टिस करते हुए जो है मैंने तैयारी की सिविल सर्विसेज की। तो मैंने उसमें 4 जो है डिसेंट अटेम्प्ट, जिसको आप बोल सकते हैं मेहनत के साथ, जो है वो अटेम्प्ट्स मैंने दिए। 2018 में जो सिलेबस है स्टेट सर्विसेज का यूपी का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आपको कमिटेड सर्विसेज है स्टेट सर्विसेज के, उसमें इसको इन्होंने पूरा यूपीएससी के लाइन पे कर दिया सिलेबस। वही 4 पेपर, जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4 और ऑप्शनल के 2 पेपर्स, एक्सेप्ट उसमें एक हिंदी का पेपर जो है एक्स्ट्रा होता है। और ऐसे में थोड़ा सा चेंज है कि यू हैव टू राइट 3 एसेज इन स्टेट सर्विसेज यूपीपीसीएस में रादर देन यूपीएस। तो इसमें एक ये एडवांटेज हुआ कि जो बेस हमारा बना था, जो हमने बेस अच्छा फाउंडेशन बिल्ड किया था यूपीएससी का, उस बेस से हमें बहुत हेल्प मिला इस एग्जाम को देने में। तो जो मेरे शुरुआत के 2 अटेम्प्ट्स थे यूपीएससी के, जिससे मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी, सबसे ज्यादा पढ़ाई, उसमें मैं प्रीलिम्स में रुक गया, बहुत नैरो मार्जिन से, शायद 1-1.5 नंबर से रुक गया। वो भी इसलिए रुका कि वो जो एक जनरल प्रॉब्लम होती है कि आपने ऑप्शन लगाया, लास्ट में उसे चेंज कर दिया और वही क्वेश्चन आपको जो है दैट कॉस्टेड यू वेरी हेविली। उसके बाद जो था, फिर मैंने प्रीलिम्स बहुत फोकस किया, एनालाइज किया मैं कि कितनी भी अच्छी आप पढ़ाई कर लो, 50-55 से ज्यादा क्वेश्चन श्योर शॉट नहीं आते फर्स्ट राउंड में। उसके बाद एक जेन्युइन गेस करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है, कट ऑफ टच करना पड़ता है। तो 1920 में जो है मेरा यूपीएससी का जो है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दोनों क्लियर हुआ। मैंने जितने मेंस दिए वो सारे मेरे क्लियर हुए अब तक। तो 19 और 20 में जो है मैंने बैक टू बैक प्री मेंस दिया और इंटरव्यू दोनों साल फेस किया। बड़े एक नैरो मार्जिन से जो है मेरा यूपीएससी जनरल कट ऑफ जो है वो मिस हो गया। 2020 में मेरा आखिरी अटेम्प्ट था यूपीएससी का। हालांकि अटेम्प्ट्स मेरे पास बचे, बट सिंस आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन आफ्टर माय पीजी, तो मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। तो एज का जो थोड़ा बैरियर था,
तो 2020 में मैंने जो है यूपीपीसीएस की परीक्षा जो है पहले बार दी, और पहली बार भी इस तरह से दी कि पूरी तरह से सिलेबस भी नहीं पता था, और यूपीएससी के एग्जाम आई थिंक 17 के आसपास खत्म हुआ था, 21 को स्टेट का एग्जाम था, तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये था कि इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन किया था, डैफ को अच्छे से तैयार किया था यूपीएससी के लिए, उस बहाने यूपी को काफी अच्छे से पढ़ लिया था, एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया था, तो जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे वो काफी हद तक हैंडल कर लिया था मैं। इस वजह से जो है मेरा सिलेक्शन जो है लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में है वो हो गया, तो रैंक वो समवेयर अराउंड 30-31, बिकॉज इसमें सर्विस वाइज रैंक आता है, ओवरऑल रैंक नहीं आता है, सर्विस के अनुसार जो आपको रैंक मिलता है। जी जी बिल्कुल। इसमें डिप्टी कलेक्टर मेरा पहला प्रेफरेंस था, और एक और सेकंड कोई प्रेफरेंस था, थर्ड में मेरा जो था समाज कल्याण मैंने प्रेफरेंस डाला था, क्योंकि एक समाज कल्याण विभाग ऐसा है जो कि आपको जितने भी आपको वंचित डिप्राइव वीकर सेक्शन है समाज के, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। तो ये वर्क जो है नेचर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो ये मेरा जो प्रेफरेंस था ये मुझे मिला। फिर मैंने सर्विस को ज्वाइन किया। शुरू में आई वाज पोस्टेड एट निदेशालय, जो हमारा डायरेक्टरेट है लखनऊ में जी। उसके बाद जो है जून में मैं फील्ड पोस्टिंग में आया। अच्छी चीज ये रही कि वहाँ काम थोड़ा कम था लखनऊ में कंपैरेटिव, और पहले से मेरी पढ़ाई अच्छी थी, प्री नहीं निकला उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस वीक हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेंस जो है उससे मैं क्लियर करूंगा, जो भी मेंस में लिखा तो मेरे सारे मेंस क्लियर हुए। इस बार मैंने किया कि मैंने पढ़ाई को और कम किया, पढ़ाई को और कम किया से मेरा मतलब है कि टॉपिक्स को मैं बहुत लिमिटेड पढ़ा मैं इस बार, बहुत लिमिटेड, मतलब कि जैसे आपको बेसिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, तो मैं उसमें बहुत डिपने जाने के बजाय बहुत एग्जाम फॉर्मेट में मैंने 2-2 पेज के नोट्स जो बनाए थे अपनी तैयारी में, मैंने सिर्फ उनको फॉलो किया। हिंदी पे थोड़ा फोकस किया, बिकॉज हिंदी का वेटेज इसमें अच्छा है, 150 मार्क्स का पेपर होता है, और बहुत फोकस्ड आप जिसको बोल सकते हैं कि नहीं मुझे ज्ञान नहीं लेना है एग्जाम में, मुझे ज्ञान ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस एग्जाम क्लियर करना है। ज्ञान ऑलरेडी बहुत ले चुका था और हो चुका था ज्ञान, अब ये था कि उस ज्ञान को जो है कम से कम समय में पेपर में कैसे ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कराना है, इस पे फोकस किया। आंसर राइटिंग स्किल्स मेरी ठीक है, मेडिकल फील्ड से हूँ, पढ़ाई काफी किया है, लिखने की आदत अच्छी थी। इस बार जो है मैंने पेपर में पूरी तैयारी इस तरह से की, और रादर देन एक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने के बजाय मैंने सिर्फ सिलेबस के टॉपिक्स को 2 से 3 बार जो है मैं मेंस के पहले पढ़ गया, और पेपर में भी मैंने काफी अच्छे से उन आंसर्स को लिखा, बहुत अच्छे से आंसर्स को लिखा, और वो आई जस्ट कुड सी माय रिजल्ट कि दैट हैज रियली पेड मी, उसने मुझे अच्छा रिटर्न दिया, और रिसेंटली जो है मेरी रैंक इस पे जो है 7 आ गई। ओके जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। मैंने किया था कि यूपी को मैंने थोड़ा अच्छा तैयार किया, दूसरा हिंदी को मैंने थोड़ा अच्छा तैयार किया। यूपी का जो आपका माध्यम हिंदी था? नहीं, इट वाज इंग्लिश ऑल थ्रू आउट। एक हिंदी का सेपरेट पेपर होता है यूपीपीसीएस में, दैट इज 150 मार्क्स, एंड दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन द फाइनल परफॉर्मेंस। लास्ट ईयर मेरे 60 के आसपास मार्क्स थे उसमें, तो उससे मेरा जो रैंक है वो 10-15 या और अच्छे होने की बजाय वो पीछे चला गया था, 28-30 के आसपास चला गया। तो ये थोड़ा फोकस था कि नहीं हिंदी में जो अच्छे नंबर लाने हैं, बिकॉज उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत सारे टॉपर्स के मार्क्स उसमें 100-102 भी रहते हैं आउट ऑफ 150 मार्क्स, तो उसके लिए थोड़ा अच्छे से वर्क किया इस बार, और पहली बार ही पढ़ा, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा पढ़ा उसको, और दैट हैज पेड मी ऑफ। और यूपी भी अच्छे से तैयार किया थोड़ा, और सिलेबस पे बहुत स्टिक रहा मैं इस बार, आई वाज वेरी लिमिटेड कि नहीं बस इतना ही पढ़ना है। अब देखिए एक टेम्परामेंट इंसान का हो जाता है, जिसको आदत होती पढ़ने की वो पढ़ता रहता। इस बार उस डिसोनेंस जो होता है स्टेट की, नहीं यार मैं इतना ही पढ़ूंगा, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा, बस उसको मैंने बड़ा इस बार अपने आप को सेल्फ कंट्रोल किया कि नहीं जो सिलेबस में लिखा है सिर्फ उतना पढ़ूंगा, जो टॉपिक होता जाता था उसको मैं टिक मारता जाता था, और पेपर में इससे बड़ा फोकस रहा मेरा अप्रोच। तो मैंने सारे पेपर्स को बहुत टाइम से कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से लिखा, और मार्क्स अभी आएंगे 1-2 दिन में, शायद मार्क्स आ जाएंगे, मैं उसे शेयर भी करूंगा, तो आई होप जीएस में उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए होंगे मुझे। राइट राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। काफी डिटेल में आपने चीजों को बता दिया, लेकिन मैं आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शशि जी, आप शशि से डॉक्टर शशि कब बने थे, और वो मतलब क्या मतलब स्कूल से ही था या फिर कोई बैकग्राउंड था कि आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? एक्चुअली आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, तो मेरे घर में बहुत सारे हैं मेडिकल फील्ड से लोग, लाइक माय फादर इज अ पीडियाट्रिशियन, मम्मी जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, वाइफ जो है एनेस्थीसिया में है, मौसी डॉक्टर है, मौसा जी डॉक्टर है, बहुत सारे लोग हैं, दीदी जी, सो मेनी डॉक्टर्स इन द फैमिली। तो एक बचपन से था कि यार चलो डॉक्टर है, तो आपके फैमिली में जब डॉक्टर्स होते हैं तो एक रिलेटिव डिप्रिसिएशन हो जाता है कि चलो डॉक्टर है तो है ठीक है, अच्छी बात है। तो एक नेचुरल इंटरेस्ट था बायोलॉजी को पढ़ने में, अच्छा था, एक एक्यूमेन था साइंटिफिक बचपन से ही। तो 12th के बाद जो है मैंने ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जाम दिया, उसके माध्यम से जो मेरा चयन है, जो सिलेक्शन है, वो जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मीरज, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पे हो गया मेरा। तो वहां मैंने एमबीबीएस किया, और एमबीबीएस के दौरान जब पेशेंट्स का इंटरेक्शन हम लोगों से होता था,
तो कहीं ना कहीं एक माइंड में रहता था कि समथिंग बियॉन्ड व्हाट अ डॉक्टर कैन डू। अब जैसे पेशेंट हमारे पास आ रहा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया, क्या दिक्कत है भाई, रोड पे बहुत सारे डॉक्टर साहब गड्ढे हैं, गिर गए, चोट लगी, तो वहां लगता था यार कि क्यों ना हम इसको एक होलिस्टिकली एड्रेस, ऐसा ऐसा कुछ है कि जो इसे होलिस्टिकली एड्रेस कर सकता है। पेशेंट डायरिया का आया, टाइफाइड का पेशेंट आया, क्या दिक्कत है, वो पानी खराब आ रहा है, अब उसको आप दवा देके ठीक कर दिए, दूसरे दिन दूसरा पेशेंट आ रहा है। तो बिल्कुल। ऐसा दिमाग में आता था क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि पेशेंट भी ट्रीट हो जाए और जो पानी की समस्या है उसको भी हल किया जाए। तो एक जो हेल्थ के जितने डायमेंशंस होते हैं, जितने डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसके बीच एक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का काम, ये जो सर्विसेज हैं, आपको सिविल सर्विसेज है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ये आपको एक कंपैरेटिवली बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। देखिए डॉक्टर का भी अपना रोल है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर का भी बहुत अच्छा योगदान डॉक्टर समाज में करता भी है, करते भी हैं। लेकिन इन सर्विसेज में एक ये है कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है समाज के प्रॉब्लम्स के साथ और आप रिलेट कर सकते हो चीजों को, तो थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा मिल जाता है काम करने का। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था इसमें। तो इस वजह से एमबीबीएस में कहीं ना कहीं जो था ये दिमाग में बैठ गया था कि नहीं, प्रशासन में जाना है बिल्कुल। और कुछ अच्छा करना है। तो दूसरा इसमें ये था कि रही बात पीजी की, तो वो एक मैंने प्रैक्टिकल कॉल लिया था। प्रैक्टिकल कॉल ये लिया था मैं कि जो अनसर्टिनिटी है इस एग्जाम में और जितने लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो इसमें मैंने कुछ लोगों को भी देखा, मेरे कुछ करीब के दोस्त हैं जो कि जिनका बहुत अच्छा बेस रहा है, बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बट कुछ कारणों से वो जो है फाइनली नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो उससे एक ये भी लगा कि नहीं, करियर भी एक कहीं ना कहीं प्लान भी होना जरूरी है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है मैंने फ्रेश जो था इंटर्नशिप के साथ एग्जाम दिया पीजी का, उसमें मेरा सिलेक्शन फॉर्चुनेटली हो गया क्योंकि पढ़ाई पहले अच्छी थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पीजी कर लेते हैं, एक प्लान साइड में रहेगा, और दूसरा है कि इसमें गैप कहीं नहीं हुआ मेरा, तो एक मेरे लिए एक एडवांटेज था। अच्छा। क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है फॉर गॉड से वापस जाने का, तो एक ये रहेगा कि चलो आपने पीजी कर लिया और बाद में आप फेलोशिप करके या कुछ एक 6 महीने का रिवीजन कोर्स करके आप अपने फील्ड में वापस जा सकते हो। तो एक ये ऑनेस्ट मैंने एक बहुत रैशनल, एक बहुत प्रैक्टिकल मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, एमबीबीएस कर लिया है, पीजी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो इसे कर लेंगे और इसके बाद जो है तैयारी में लगेंगे। तो फॉर्चुनेटली ये चीजें हुई, लेकिन मेन जो इसके बाद का जो जर्नी है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा से मेरा ये मतलब है कि कभी ऐसा लाइफ में फेलियर देखा नहीं था आज तक बचपन से। राइट। सब कुछ जो है मिलता चला गया, सब कुछ मिलता चला गया, फैमिली सपोर्ट जो आप चाहते थे सब कुछ, एवरीथिंग, और आपकी चॉइस की लाइफ पार्टनर, सब कुछ मिलता चला गया। लेकिन जब पहला सेटबैक लगा प्रीलिम्स में यूपीएससी के और हाफ मार्क्स से 1 मार्क से, तो वो एक बड़ा एक अजीब सी फीलिंग थी, यार ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है क्या। मेरे साथ भी से ऐसा मतलब नहीं कि कुछ बहुत ये था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट मैं रहा हूँ, नहीं, तो एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने काम अपना हमेशा ईमानदारी से किया है। तो वो सेटबैक जब लगा तो उससे थोड़ा एक फेलियर को झेलने की, हाउ टू टैकल विद फेलियर्स, एक ये वाला कंपोनेंट ऐड हुआ पर्सनालिटी में, बिकॉज ये पता ही नहीं था। वो पहला सेटबैक लगा, दूसरा एग्जाम दिया प्रीलिम्स, फिर उसमें फेल हुआ मैं 1-2 नंबर से, वो दूसरा सेटबैक था। फिर हिम्मत करके जो है सपोर्ट से जो है प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया और उसमें जो है नैरो मार्जिन से मिस हो गया यूपीएससी। फिर लगा हिम्मत करके कि नहीं यार, हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू दिया, वो वापस नैरो मार्जिन से मिस हुआ। उसी दौरान जो है यूपीपीसीएस का एग्जाम पहली बार दिया, प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू में भी नंबर अच्छे थे, 73 या 74 मार्क्स उन्होंने दिया था, लेकिन चॉइस की सर्विस नहीं मिली। नहीं मिली। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। और उस क्रम में फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं सिर्फ एक बार दूंगा इस परीक्षा को, उसके बाद में नहीं दूंगा। बहुत लोगों ने मना किया कि नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप जब तक नहीं बन जाते हो डिप्टी कलेक्टर आप देते रहो, क्योंकि इसमें एज लिमिट 40 तक होता है। जी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल एक डिसोनेंस जो हम पढ़ते हैं एथिक्स में ना, कॉग्निटिव डिसोनेंस, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू बिलीव। राइट। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं दूंगा, मैं लास्ट टाइम एग्जाम दूंगा 21 में, उसमें होना होगा हो जाएगा, नहीं तो जो है अपना मेडिकल जिंदाबाद। लेकिन फॉर्चुनेटली जो है प्रीलिम्स जो था वो मेंस के जस्ट 20-25 दिन, फाइनल रिजल्ट के जस्ट 20-25 दिन बाद था। तो टूटी फूटी तैयारी से प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, और इंटरव्यू मेरा इस बार अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ था स्टेट सर्विसेज का। अच्छा। बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था वहां पे और बहुत स्ट्रेस इंटरव्यू था, प्रेशर इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं। ओके। तो इस बार पढ़ाई भी सबसे कम थी और एक्सपेक्टेशन भी सबसे कम था, लेकिन रिजल्ट जो था वो अब तक का बेस्ट हुआ। तो एक अनसर्टेनिटी इसी को मैं बोलता हूँ इस एग्जाम में। और बहुत सारे एस्पिरेंट जो सुन रहे होंगे वो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तब जो है सबसे प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है इन एग्जाम्स में। राइट। नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आपने सारी चीजों का वर्णन किया, और स्पेसिफिकली लास्ट वाला पार्ट आपने जो बोला कि तमाम सालों में, पिछले 4-5 सालों में आपने जिस हिसाब से, जिस शिद्दत से मेहनत की थी, वैसा वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जब आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी, इनफैक्ट आपका सबसे ग्रिल्ड करके आपको इंटरव्यू लिया गया आपसे, इंटेंस माहौल था। बहुत बहुत और यू आर हियर रैंक 7, और अगर हम क्रम के हिसाब से भी लगाएं तो आप ओवरऑल भी रैंक 7 है। अच्छा, तो इसमें आपका जो सवाल था कि 2 महीने कैसे गुजरे,
जी तो जी ये मैं ऑनेस्टली कन्फेस करूंगा कि उस 2 महीने में बहुत डर लग रहा था। एक लग रहा था यार एग्जाम दे देना चाहिए था, इसलिए क्योंकि ये वाला एग्जाम भी हो गया। तो फिर ये था, सुबह तक नहीं पता था कि क्या होगा क्या होगा। उस वक्त थोड़ा 2 महीने का फेस डिफिकल्ट था। द रीजन बीइंग कि तब आ रहा था दिमाग में कि यार तुम जो है बॉन्ड बनने के चक्कर में एग्जाम नहीं दिए, इस बार दे देना चाहिए था, तो उससे एटलीस्ट एक मौका और रहता। बट जी। फॉर्चुनेटली जो है डेस्टिनी का, ईश्वर का एक अलग वो था, अलग इच्छा उनकी अलग थी। तो जो फॉर्चुनेटली थिंग्स फेल एट द राइट प्लेस व्हाट आई वांटेड, तो एंड रिजल्टेंटली अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। राइट। तो शशि जी, फैमिली वाले मान गए थे कि नहीं आप इस प्रोफेशन को, ये जो हमारी एक लीनिएज चली आ रही है, उसको छोड़ के आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं? कुछ वाद विवाद हुए थे या फिर सब आसानी से हो गया था? जी, वाद विवाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक था। बचपन से ही तो एक था फैमिली में कि हाँ प्रशासन में होना चाहिए। वहाँ जी पे एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है, ये काफी कैंडिड बातें हो रही है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक इंटरव्यू की तरह हम नहीं बात कर रहे हैं कि बिल्कुल। भाई आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो और टॉप करते हो, क्लास में नंबर अच्छा आता है तो कलेक्टर बनेगा। तो वहाँ एक ये जो था, ये कहीं ना कहीं जो था बैक ऑफ बिल्कुल द माइंड में आप बोल सकते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड में, ये वहाँ पे एक अग्रीड है नोशन बिल्कुल। थी। मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। हाँ, एक अग्रीड सी चीज थी, तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी मौसी जी हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा, मौसा जी हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने एग्जाम में सपोर्ट किया। जो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, डॉक्टर मनीष हैं, आपको मयंक हैं, आईपीएस हैं, वो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आशीष, कौशल, गौरव, राजू सर, सीनियर। तो इनलेस लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपका समय जो है कम पड़ जाएगा। तो इसलिए बस सबको दिल से बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये लोग पिलर्स हैं मेरे सक्सेस के। ये लोग तब खड़े थे जब सिचुएशन बहुत टफ था। अंशुमन है मेरे दोस्त, आईआरएस हैं, प्रियांशु हैं, किरण मैडम है वो आईएएस है, विक्रम है दिल्ली में भी एसडीएम है। तो ये सब लोग जो थे उस टफ फेज में, जब रिजल्ट खराब हो गया था फाइनल और बिल्कुल हेल्पलेस आप हो जाते हो उस वक्त, तो उस वक्त ये सब लोग खड़े थे कि आप एक बार और दो। वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा इस सक्सेस में, बहुत बड़ा योगदान रहा। शी इज ऑल्सो डॉक्टर। कोविड के समय में बोथ ऑफ अस वी वर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, तो वहां से हॉस्पिटल के काम को डिस्चार्ज करके घर पे आना, और उस वक्त जो है सारे घर के काम को भी करना, बिकॉज उस वक्त इतना रिस्क था कि कभी मीड बिल्कुल इन्फेक्ट हो बिल्कुल। जाती थी। बोथ ऑफ अस वी गॉट कोविड नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार हमने टेस्ट कराया कोविड का। उस फेज में उस स्ट्रेस को डील करते हुए शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑल थ्रू आउट। तो सबका एक कलेक्टिव, ये कलेक्टिव सक्सेस है, ये अकेला मेरा नहीं है। देखिए मेहनत बहुत लोग करते हैं इतने कम सीट में, तो एक कलेक्टिव सक्सेस उन सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। नहीं नहीं तो आप समझ सकते हैं सर, और मुझे लगता है कि ये इमोशंस ही हैं जो लोग कनेक्ट करेंगे, ये कहानियां हैं, ये स्टोरी है। जी अदरवाइज बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी तो मतलब लोग, दुनिया, देश बताती ही बताती है, मैं जी आपसे भी पूछूंगा, लेकिन ये जी। जो स्टोरी है, हर व्यक्ति की स्टोरी अलग है। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। मैं देखिए, एक समाज में ऐसा बना हुआ है कि जो जीता वही सिकंदर। जी ये जो एक नोशन बना है, इससे मैं सहमत नहीं करता हूँ, खासकर इन एग्जाम्स में। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत कंसेप्चुअली साउंड भी हैं, बट कुछ रीजन से उनका नाम नहीं आ पाया फाइनल लिस्ट में। तो वो जब अपने फील्ड में वापस जाते हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई भी वर्ल्ड हो, तो उनको एक बड़ा उस तरीके से देखा जाता है कि अरे आप तो गए थे आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बन के आए, क्या कर लिया आपने। तो वो उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है। आप समझिए, जो इस एग्जाम को इतने आगे तक ले गया, इंटरव्यू तक फेस किया, मीन्स क्लियर किया, चाहे कोई भी एग्जाम का। तो एक ये आपके माध्यम से, मैं कुछ चैनल्स के और माध्यम से, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि जब कभी ऐसा मौका मिलेगा लाइफ में, तो ये इस जी बात को मैं रखूंगा। तो एक ये भी अपील है समाज से कि देखिए वो एक बहुत अच्छे एसेट्स हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है एक बार इन एग्जाम्स की। तो सिलेक्शन होना ना होना एक बात की बात है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एसेट, उन्होंने अपने आप को एसेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो दे आर डेमोग्राफिक एसेट्स। तो एग्जैक्टली। वो कहीं भी यूज कर सकते हैं आप उनका। आप उनकी मैनेजमेंट बहुत स्किल्स अच्छे हो गए हैं, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई है, सब कुछ सारी चीजें। तो समाज का एक दायित्व बनता है कि उनको भी जो है उसी सम्मान से देखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका नाम नहीं है लिस्ट में वो हमसे कम सक्षम है, या वो इस राइट उनमें थोड़ी भी कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं। राइट। ये वाली जो आपने स्टोरी बताई है, वो मतलब आप कह सकते हैं मेरे ऊपर फिट बैठती है वो। मैं भी मैं उस समझ उस सकता एंगल हूँ। से आते हैं। कई बारी एग्जाम हमने दे रखा है। इनफैक्ट जी हमारे, मेरे खुद के कजिन हैं, हम लोग साथ में तैयारी करते थे। ही इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ 2017 बैच। जी और मेरा दूसरे डायरेक्शन में रुझान हो गया, नहीं हो पाया। तो आपकी जी बात बिल्कुल लाजमी है और बहुत सत्य है इस बात में, जी कि ये जरूरी नहीं कि हाँ वो लोग यूजलेस हैं एक तरीके से, कि नहीं हो पाया। और आप जैसे आपने बोला कि यूपी बिहार के लोग क्योंकि टॉन्ट मारने बहुत तेज होते हैं कभी कभी, जो सोशल स्टिग्मा है, जो सोशल नॉर्म्स है हमारे यहाँ, जो टैबू है कि अच्छा गए तो थे आईएएस बनने, अब बड़ा बन के आईएएस आ गए, तैयारी किए 4 साल, क्या किए, कुछ नहीं किए। राइट राइट सो राइट। हमें लगता है कि
इन सारी चीजों से थोड़ा सा एज एन एस्पिरेंट भी हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए, और आई थिंक पीपल आर मच 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 बेटर देन दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। इनफैक्ट मैं आपसे भी जिक्र करता हूं सर कि मेरी एक मुलाकात, एक मीटिंग हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, नोएडा के कमिश्नर हैं आलोक सर, एडीजी रैंक है, उनसे भी मेरा बात हुआ था, काफी सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं वो। उन्होंने भी सेम यही कहा था कि सिद्धार्थ, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं हु कुड नॉट क्लियर यूपीएससी, और उन्हें करना चाहिए था, जिन्होंने मुझे गाइड किया, बट दे आर डूइंग वेरी वेल एस्टैब्लिश इन देयर लाइफ। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये बात रखी, और ये बहुत जरूरी है आपके माध्यम से, क्योंकि एक अथॉरिटी और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब उस पोजीशन पे आके कोई बात बोलता है तो समाज सुनता है, और आपने ये बात रखी है, और आई थिंक ये सारे एस्पिरेंट्स के पक्ष में ये बात रखी है आपने। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा एज अ डॉक्टर, देखिए है क्या कि एक नॉर्मल जो है, हमें जब एक फ्लू हो जाता है या हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें सर दर्द होता है, हम बहुत इजीली जाके हम डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे हम डिस्कशन करते हैं। थेरेपी के फेज में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं होता कि आप सीधे जो है आप इंसेन हो गए, सिजोफ्रेनिक हो गए, ऐसा नहीं होता। अलग अलग इसके ग्रेड्स होते हैं। तो इसमें सेल्फ डाउट्स होते होते कब आप सटल डिप्रेशन में चले जाते हैं ये आपको नहीं पता होता। तो एक इसमें है कि आप अपने पीयर से बात करें, अपने मित्रों से बात करें। आप कभी कभी आपको नहीं पता होता कि क्या आप किसी मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं या आप एक नॉर्मल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजर रहे हैं। आप समाज वाले जो कहते अरे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप समझ सकते हैं चीजों को, आपने फेस किया होगा कि अरे हम तो अपने जमाने में ये कर लेते थे, हम तो वो कर लेते थे, एक एग्जाम देने में परेशान हो रहा है, ज्यादा सोच रहा है, कम सोच रहा है। नहीं, आप रेफर करिए डॉक्टर्स को। एक फेज ऐसा मेरे साथ आया था, जब एक ऐसा फेज आया था जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि एक डिप्रेशन तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन एक बहुत लो फेज आया था, जब एक चैप्टर जिसको मैं आधे घंटे में पढ़ता था, उसे पढ़ने में मुझे 2.5 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे। मेंटल ब्लॉक्स हो जाते थे, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता था। ऐसे फेजेस आए थे। वहां उस वक्त मेरे दोस्त हैं, मेरे अंडर ग्रेजुएशन के डॉक्टर अमोल, तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी। मौलाना आजाद के मेरे जो सीनियर्स और थर्मोलॉजी के प्रोफेसर, सीनियर्स, कलीग्स, बैचमेट, सबका बहुत योगदान रहा है। तो सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है। उसके बाद जो है आज मैं आपसे इस मंच पे हूँ कि आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। तो आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी बहुत ऐसा नहीं स्टिग्मा की तरह मत लें आप। देखिए, समाज तभी बदलेगा जब आप बदलेंगे। आज आप दीपिका पादुकोण अगर आके बताती हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उससे कितने लोगों को बल मिलता है कि नहीं, ठीक कैसी चीजें हो सकती है। तो इसको आप डिस्कस करें, दोस्तों से बात करें, छुपाए नहीं इसको। ये कब सीवियर रूप ले लेगा और आपको एक आपकी पूरी पर्सनालिटी को खत्म कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, है तो एग्जाम ही है, ऐसा नहीं है कि आप आईएएस पीसीएस नहीं बने तो आपका पूरा आप यू आर वर्थलेस, ऐसा नहीं है। तो आपको ये एग्जाम इसके पहले खत्म कर दे या आपके पूरे पर्सनालिटी को जीवन जो है वो खराब कर दे, आपको हमेशा एक लो कॉन्फिडेंस पे डाल दे, उससे अच्छा है कि जब आपको ऐसी चीजें फील हो रही कि हाँ मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, मुझे चीजें याद नहीं हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, आप बात करें, दोस्तों से बात करें, सीनियर से बात करें, काउंसलर से बात करें। तो उसमें कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। देखिए, हमें समाज के आगे चलना है ना, समाज तो जो चलता है वो तो चलता ही अपनी रूढ़िवादी सोचों पे। अगर हम समाज के अनुसार चलते तो क्या सती सिस्टम बैन हो पाता, कभी पर्दा सिस्टम बैन हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये मेरा कहना है कि यू शुड बी, आप पढ़े लिखे तो आपका दायित्व ये ऐसा बनता है कि आप यू शुड टेक द लीड। बिल्कुल, आप ही की बात को सर एक होलिस्टिक अप्रोच देना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन किसी परीक्षा को अपनी जीवन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल हाँ, लेकिन डेडिकेशन, परसिवियरेंस अपनी जगह है। हाँ, लेकिन दिस एग्जामिनेशन इज नॉट लाइफ, दिस एग्जामिनेशन कुड बी बियॉन्ड लाइफ। आप कर सकते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में, जैसा आपने बताया कि इट्स यूजलेस वाली बात नहीं होती है। मेनी डोर्स ओपन हो जाते हैं सर। जी जी जी, बिल्कुल। एक मेरा सवाल आपसे रहेगा इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि आपने यूपीएससी भी दिया है, यूपीपीसीएस भी दिया है, और आप यूपीपीसीएस के फर्स्ट अटेम्प्ट की वजह से आप कार्यरत भी हैं यहाँ पे। यूपीएससी में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हुआ करती थी कि 2 प्रीलिम्स आपका नहीं निकला था, और उसके बाद फिर वो प्रीलिम्स निकला, और उसके बाद इधर का भी प्रीलिम्स निकला, पीसीएस का भी निकला, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी उस टाइम पे? जी, देखिए, इसमें स्ट्रैटेजी ये थी ना कि मैं बहुत एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहूंगा आपसे मैं। देखिए, अगर आप बचपन से बहुत पढ़ते आए हैं और आप हमेशा जो अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, चाहे कॉलेज में या स्कूल में, तो एक आपकी टेंडेंसी, एक आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत डेप्थ में पढ़ना और पढ़ते रहना। आपको लगता है कि मैं परफेक्शन अटेन करूं, हर चीज में मैं परफेक्ट हो जाऊं। आप एक टॉपिक आपको लगता है कि इस पे मैं सब कुछ जान जाऊं,
ये अप्रोच इस एग्जाम में काम नहीं आता है, ऐसा मुझे लगा। तो इसमें आपका जो स्ट्रेंथ होता है वही आपका वीकनेस बन जाता है इनडायरेक्टली। यहाँ पे ये है कि आपने पढ़ाई की लेकिन आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें। आप देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आप अगर उनसे बात करेंगे उनका नॉलेज बेस लिमिटेड है, बट दे हैव परफॉर्म्ड रियली रियली वेल। उसका यही वजह है कि भाई उन्होंने अपना सोर्सेज बड़ा लिमिटेड रखा, सोर्सेज को लिमिटेड रखने के साथ उन्होंने उसको यूज करना सीखा। अब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं किसी को बताऊं कि भाई ऐसे स्मैश मारो, ऐसे ड्रॉप मारो, उसको कोर्ट पे मैं ना भेजूं एक भी दिन, तो वो एक्चुअल मैच में ऑब्वियसली हार जाएगा वो, क्योंकि उसने कोर्ट पे प्रैक्टिस नहीं किया, उसने नॉलेज पूरी ले ली सारी। तो यही चीज यहाँ पे भी, पढ़ाई करना नॉलेज लेना अलग है, लेकिन उस 2 घंटे प्रीलिम्स के उस पेपर को सॉल्व कैसे करना है, उस पेपर के दौरान जज कैसे करना है कि क्या ये पेपर मॉडरेट लेवल का है या डिफिकल्ट लेवल का या इजी लेवल का, बिकॉज दैट विल डिसाइड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। मेंस में जो है आपको अच्छे क्वेश्चंस को पहले चुन चुन के सॉल्व कर लो, उसके बाद जो उससे कम आते हैं उसे सॉल्व करो। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है इस एग्जाम में। तो ये पहला जो प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला, उसकी वजह यही थी कि मैंने पढ़ा बहुत था, प्रैक्टिस थोड़ा सा मैं कम किया था। लेकिन देखिए पढ़ाई कभी वेस्ट होती नहीं, ये तो मैंने बहुत लोगों से सुना भी था, मैंने महसूस भी किया। इस बार जो एग्जाम था पीसीएस का मेडिकल का, उसमें एक ऑप्शनल में बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस के बाहर थे, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी एमबीबीएस में अपने, तो उस नॉलेज में मैंने उन आंसर्स को एक डिसेंट आंसर लिखा, तोड़ जोड़ के ही लिखा, बहुत परफेक्ट नहीं लिखा लेकिन डिसेंट आंसर लिखा। बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखे, तो अभी मार्क्स भी आने वाले हैं। आई होप अगर रैंक 7 आई है तो उसमें अच्छे नंबर मिले होंगे। तो वेस्ट नहीं होता कभी, प्रीलिम्स की भी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। तो आपके पहले की जो पढ़ाई होती है, अब जैसे मैं काम के साथ एग्जाम दिया, तो काम के साथ ये रहा कि अब जो सब्जेक्ट मान लीजिए गवर्नेंस है या मान लीजिए एथिक्स है, जो एक आम एस्पिरेंट जो है आपको पहली बार जो उसको अगर 40 घंटे लगते पढ़ने में, तो मैं 5 घंटे में एथिक्स पूरा रिवाइज कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। तो ये पुराने मेहनत का ही नतीजा है, और पुराने जो फोकस हार्डवर्क है उसका ही नतीजा है। तो वो वेस्ट कभी नहीं होता, एड ऑन ही होता जाता है, वो कंस्ट्रक्शन उस पर बढ़ता ही जाता है। राइट। ये थी आपकी एक प्रीलिम्स की एक आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी। अगर हम मेंस पे आते हैं शशि जी, तो मेंस का कहते हैं कि लिखने की ही प्रक्रिया है पूरी। मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग आंसर्स। तो आपने क्योंकि मेडिकल में आंसर राइटिंग वाज टोटली डिफरेंट, और जहां तक कि एक पूरा नोशन भी था कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग मतलब आम आदमी नहीं पढ़ सकता है। तो क्या ये सत्य है अभी भी आपके केस में, या फिर आपने इम्प्रूव की थी, कोई चैलेंजेस आए थे, और कितना आप आंसर लिखते थे? मतलब ये एक जनरल क्वेश्चन रहता है एस्पिरेंट का कि कब से लिखे मेंस आंसर। जी जी, देखिए इसका आंसर जो है ना वो जीएस 4 में है, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। जी जी। एप्टीट्यूड जो है वो सबका अलग अलग रहता है। फॉर्चुनेटली मेरे केस में है कि थोड़ा एक्सप्रेसिव हूं मैं लिखने में। तो मुझे कुछ भी लिखना है, अगर मेरे पास 5 पॉइंट्स भी है तो मैं उस पर ऐसा आंसर लिख दूंगा कि जो है मुझे उसमें आधे नंबर तो मिल जाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता अगर किसी विषय पे, तो मैं फिर भी उस पर ऐसे आंसर्स लिख दूंगा मैं कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने थोड़ा तो पढ़ाई की है। तो ये स्ट्रेंथ है मेरा, इसको मैंने पहचान लिया था, इसलिए आंसर राइटिंग का कभी मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। हाँ ये जरूर है कि मैंने एटलीस्ट जो है आपको 15-20 पेपर्स तो जरूर लिखा था मैं एग्जाम के पहले। संडे को मैं समय निकाल के जो लिख लेता था, लेकिन एक बार मैं पेपर लिख लिया तो मुझे होता था कि ठीक है यार अब ये टॉपिक पे कुछ भी आ जाए मैं लिख लूंगा तोड़ जोड़ के। दूसरा देखिए इसमें एक ये था कि एग्जामिनर के माइंड को जो है वो मैंने रीड करना सीख लिया था, इसलिए जो मेरे मार्क्स थे यूपीएससी में भी जीएस में अच्छे नंबर थे, 106 107, पिछले 2 बार से नंबर ऐसे नहीं मिल रहे लोगों को, तो मार्क्स हमेशा जीएस में ठीक रहे, इसमें भी नंबर ठीक रहे। उसका एक रीजन ये था कि एग्जामिनर के माइंडसेट को जो है ना पेपर में आपको रीड करना होगा, वो क्यों पूछा आपसे सवाल। अब एक क्वेश्चन मैं कुछ और प्लेटफॉर्म से भी डिस्कस किया हूँ, ये रेडीमेड इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि एजुकेशन इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट, सपोज करिए। तो अब एग्जामिनर इसमें जो है एक आपसे उसको क्या चाह रहे हैं, एक तो ये चाह रहे हैं कि एजुकेशन इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहला वो समझना चाह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे आपकी क्या विचार है, ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, क्या आप ग्रोथ को डेवलपमेंट से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा वो जानना चाह रहे हैं कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और एजुकेशन की कैसे है। आप समझिए दोनों टॉपिक्स को लिंक करके आपसे सुनना चाह रहा है, एजुकेशन की ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप इसको ह्यूमन डेवलपमेंट जो उसमें आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, कैरेक्टर में भी, यही तो है ह्यूमन डेवलपमेंट। आप देखिए जो सीसीडी के ओनर थे जिन्होंने एक आत्महत्या कर ली, सिद्धार्थ नाम था उनका भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए उन्होंने काफी एजुकेटेड थे वो, बट वो ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ। एक नक्सल इंसान जो होता है, एक इंजीनियर भी नक्सलिज्म में कभी चला जाता है, आतंकवादी बन जाता है। तो सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज मच बियॉन्ड नॉलेज, इट इज मच बियॉन्ड एजुकेशन, एजुकेशन इज मोर अबाउट कैरेक्टर ऑल्सो। ये लिंक एग्जामिनर आपसे चाह रहा है, तो आप जब दोनों डायमेंशंस को लिखोगे पेपर में तो उसको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यार यही तो मैं सुनना चाह रहा था इससे। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर एक बार क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि वुमेन एम्पावरमेंट का फर्टिलिटी और पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या रोल है, तो इसमें एग्जामिनर 2 चीजों को लिंक कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट को और फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी को आप पॉपुलेशन से लिख सकते हैं कि टीएफआर उसका एक इंडिकेटर बन सकता है,
वुमेन एम्पावरमेंट में आपसे समझना चाह रहे कि एम्पावरमेंट आप समझते क्या है, क्या मतलब होता है एम्पावरमेंट का? तो स्कीम्स एम्पावरमेंट क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है इससे हाँ, रिलेटेड? क्या चाहता है, तो अब इसमें जो है इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि भाई अगर एजुकेटेड वुमेन है तो उसका टीएफआर जो है 1.8 के आसपास है, इलिटरेट वुमेन है उसका टीएफआर 3.4 है, जो वुमेन जो है वेल्थ के टॉप क्विंटाइल में है, टॉप मोस्ट रिच वुमेन जो है उनका टीएफआर 1.6 है, और जो पुअरेस्ट क्विंटाइल में है वेल्थ के वुमेन उनका टीएफआर 3 से ज्यादा है। तो आपने लिंक किया कि पॉवर्टी और एजुकेशन पॉवर्टी जब बढ़ रही है तो टीएफआर बढ़ रहा है, एजुकेशन जब बढ़ रहा है तो टीएफआर घट रहा है, और आप एम्पावरमेंट को लिंक कर दिए पॉवर्टी से, एजुकेशन से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से। इस तरह से आपने वुमेन एम्पावरमेंट को एक्सप्लेन किया 2-3 डायमेंशन में, आपने इसको तुरंत रिलेट कर लिया पॉपुलेशन से, फर्टिलिटी के माध्यम से, और आपने एक पूरा आंसर तैयार कर लिया। तो इसमें इंट्रोडक्शन जो है बहुत सटीक आपका होना चाहिए, बॉडी बहुत सटीक होनी चाहिए। और देखिए एग्जामिनर्स को ये है कि उनको सब पार्ट्स में आई होप वो मार्क्स देते होंगे, हालांकि मुझे नहीं पता कैसे नंबर देते हैं वो, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते होंगे अगर व्हाट वाई व्हेन है पेपर में, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तीनों चीजों को एड्रेस करो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आपने तीनों को एड्रेस किया, वो सब पार्ट्स का नंबर देते तो स्वाभाविक सी बात है आपको आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, 50% नंबर उसमें मिल जाएगा। तो ये अप्रोच मेरा हमेशा से रहा है कि थोड़ा सा जो पेपर है उसको थोड़ा इंटरेक्टिव लिखना होता है, थोड़ा मैं ये प्रयास करता हूँ इंटरेक्टिव लिखूं। जब आप इंटरेक्टिव बोल रहे हैं तो क्या डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह भी आप बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स भी आप बना सकते हैं, और आप उसमें एग्जामिनर से बात करिए। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है, एग्जामिनर जो है रोबोट नहीं है, इंसान ही है। बिल्कुल। और आपसे पहले उन्होंने इतनी कॉपीज चेक की है ना, तो आप कुछ ना कुछ उनको अलग फील नहीं दोगे। कॉपी में तो उनको लगेगा ठीक है भाई पिछले को 4.5 दिया, इसको 5 दे दो, यही तो होता है। लेकिन टॉप कौन कर रहा है? जिसका 6 नंबर आ गया, 1 नंबर का फर्क है हर क्वेश्चन में, तभी जो ओवरऑल डिफरेंस आ जा रहा है। तो उसमें थोड़ा सा उनके साइकोलॉजी पे आपको काम करना होता है। अब स्लम्स पे इस बार क्वेश्चन आया था पेपर में, इस बार मैं बड़ा अलग मूड में एग्जाम देने गया था, तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा कि एक जगह गोल्फ के क्लब्स बने हुए हैं उसी अर्बन एरियाज में, जहाँ पे जो है रिच पीपल गोल्फ खेल रहे हैं, और उसी जगह पे जो आपको इतने से एरिया में जो है स्लम्स जो है प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ एक गवर्नेंस का इशू है या मोरल इशू भी है? ये दोनों इशू है, नॉट ओनली लिमिटेड टू गवर्नेंस, ये मोरल इशू भी है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखा, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश की। और एक बड़ा फनी सा इंसिडेंस है, मेरी वाइफ मेडिकल फील्ड से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे पूरे तैयारी में। तो मेडिकल के टॉपिक्स जो है मैं उनको आउटसोर्स कर देता था कि आप इसका नोट्स बना के मुझे पढ़ा दो। तो कभी कभी ऐसा होता था कि 16-18 पेज के जो टॉपिक्स होते थे बुक में, उसका नोट्स वो बनाती थी 20 पेज का। तो मैं उनसे बोलता था कि नोट्स का पर्पस जो है ये डिफीट हो गया, बट शी हैज बीन वेरी सपोर्टिव। जोक्स अपार्ट, देखिए नोट्स बनाना मुझे लगता है खाना बनाने की तरह है, उसी कंपोनेंट्स को आप कैसे यूज करते हैं कि उसका फ्लेवर कैसे चेंज होता है। तो नोट्स बनाने का रूल है कि पहले आप टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से समझिए, पहली बार नोट्स मत बनाइए, दूसरी बार भी नोट्स मत बनाइए। जब आप दूसरे से तीसरे रिवीजन के बीच में है ना, तब आप नोट्स बनाइए। नोट्स आपके बड़े पर्सनल होने चाहिए, एज मच क्रिस्प, एज मच शॉर्ट एज इट इज पॉसिबल होने चाहिए, और वो बिल्कुल एक आपका पर्सनल एसेट होना चाहिए कि आप उसको समझ जाओ। वही जो एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी बन जाती है दिमाग में ना उस नोट से, वो बहुत काम आती है एग्जाम में। तो आप खुद के ही नोट्स बनाएं, लेकिन 1-2 रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाएं, पुराने पेपर्स को देख लें क्या पूछा जा रहा है और उसको कम से कम रखें। अब देखिए डेटा में भी बहुत ज्यादा डेप्थ में ना आ जाए आप डेटा में कि 4.20146 हमारे रैंकिंग, नहीं, आप एक ब्रॉड ध्यान रखें। ब्रॉड इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स ध्यान रखा आपने, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का आपने ध्यान रखा, ऑक्सफैम का रिपोर्ट आपने ध्यान रखा, तो ब्रॉड टॉपिक्स को रख के एक डिसेंट सा जो है इंट्रो कंक्लूजन, और फ्रेमवर्क यही रखें, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, वे फॉरवर्ड, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ब्रॉड यही आप फ्रेमवर्क रखें। आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है, सोशल ऑडिट है, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, तो सेम 5-6 कहानियां, उसकी नेगेटिव्स क्या क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या क्या है, वहां पे एआरसी ने क्या कहा थोड़ा सा आपने नोट कर लिया। तो मैं आपके माध्यम से मैं शेयर भी करूंगा अपने नोट्स को। तो लगभग 20-25 पेज में मेरे एथिक्स के पूरे नोट्स हैं, गवर्नेंस का नोट 8 पेज में है, सोसाइटी का नोट 20 पेज में। अब देखिए जब एग्जाम का समय आता है आप इसको 3-4 बार पढ़ के तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया कि हाँ यार ठीक है, चाहे कुछ छूटा भी हो नोट्स में, लेकिन साइकोलॉजी आपकी बन गई कि हाँ मैंने कर लिया अपना काम। तो इसलिए नोट्स कम से कम बनाए, कम से कम। श्योर, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि आप अपना नोट्स शेयर कर सकते हैं। उससे बच्चों को एक आइडिया भी लग जाए कि नहीं इस तरीके से बनाते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट करें वो सेम नोट्स, इस तरीके से बनाते हैं नोट्स ताकि पर्सनली बनाना चाहिए अपना। जी जी जी। एक शशि जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेंटर्स का क्या रोल होता है, और वैसे अड्डा के प्लेटफॉर्म को आपने कहाँ से देखा, कहाँ से सुना, और ये मेंटर्स का क्या रोल होता है? देखिए अड्डा के प्लेटफॉर्म को जो है यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा और गूगल सर्च के माध्यम से भी पता चला। देखिए मेंटरशिप का ही सारा रोल होता है, 2 चीजें होती है, कोचिंग अलग होता है, मेंटरशिप अलग होती है। जी जी। तो मेंटरशिप में एक ये है कि जो आपका मेंटर है उसके और आपके बीच में जो है इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए
कि वो आपके इमोशंस के साथ इमोट कर सके, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, वो फील कर सके। जब मेंटर आपसे बातें करे तो वो ही शुड नॉट टॉक टू एज अ मेंटर, वो आपके जो हम एम्पैथाइज सिंपैथाइज वर्ड यूज करते हैं ना, वो समझ सके कि आप किस स्थिति में हैं, आप किस स्टेट में हैं आप। तो अभी जो है मैं भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है बहुत सारे बच्चों को गाइड करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। और हर क्लास के बाद जो है 1-2 घंटे के हम लोग सेशन लेते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं, और लास्ट में जो है मैं 15-20 मिनट उनकी पर्सनल बातें करता हूँ, मतलब अभी व्यक्तिगत क्या चल रहा है जिंदगी में। तो उससे एक ब्रिज जो है एक बना हुआ है कि एक हेजिटेशन बहुत नैरो हो जाता है। फिर बच्चे ये भी बताते हैं कि सर ऐसा हो गया, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, अब कैसे पढ़ाई करूँ। अब देखिए मोटिव ये नहीं है, मोटिव है कि आप पढ़ना है, तो वो छोटी सी बात करके 10 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, उनका सोल्यूशन हो जाता है, पढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक तो हो गया दूसरा aspect। दूसरा है कि मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है इस एग्जाम में, क्योंकि वही आपको बताते हैं कहाँ क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और क्या गलतियां उन्होंने की है जो आपको नहीं करनी है, ये सारी चीजें। अब एक लड़का मेरा है जान पहचान का, उसको मैं बताता हूँ, वो जो है हिंदू के नोट्स बनाता है 3-3 4-4 पेज के डेली। अब आप बताइए एक दिन के न्यूज़पेपर से अगर आप 5 पेज का नोट्स बनाएंगे तो आपके पास जो पता चला एक पूरी एक ग्रंथ आपका तैयार हो जाएगा एग्जाम में, उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप किसी मंथली कंपाइलेशन को यूज करके पढ़ लें। सही बात तो है। ये सारी चीजें होती है, तो मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। शशि जी, एक बोनस क्वेश्चन है जो कि मैं हर हर टॉपर से पूछता हूँ। तो फर्ज करिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर इस बार यूपीपीसीएस अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ होता, तो क्या अगली बार आप देते? ये टफ क्वेश्चन है। शायद हाँ, शायद हाँ देता। हो सकता है जो निर्णय मैंने लिया था इस बार एग्जाम नहीं देने का, वो मैंने इम्पल्स में आके लिया था, या एक स्ट्रेन में आपका माइंड चला जाता है पढ़ते 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 पढ़ते। लेकिन इस बहाने जो मेरा एक ब्रेक हो गया 3-4 महीने का, जो भी मैं यहाँ पे सेवा में लग गया, तो प्रशासनिक जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं हूँ अभी समाज कल्याण विभाग में, तो इससे एक रिक्वायर्ड ब्रेक जो था ना वो मुझे मिल गया। तो अगर नहीं होता कुछ कारणों से तो डेफिनेटली जो है दिसंबर जनवरी आते आते कहीं ना कहीं ये आता कि नहीं यार एक बार तो और दे देते, पढ़ा हुआ है सब, थोड़ी मेहनत करके देना है, लेट्स ट्राई वंस मोर। तो ये बोलना मेरे लिए आसान था कि मैं बंद कर दिया, लेकिन शायद देता मैं, टू बी ऑनेस्ट मैं शायद देता एग्जाम। एग्जैक्टली, आप एग्जाम से दूर हो जाएं लेकिन एग्जाम आपके अंदर से दूर नहीं होना होगा। नहीं हो पाता वो, और उसके देखिए उसमें एक ये है ना कि जब आप बहुत आसपास रहते हैं सिलेक्शन के ना, तब आप नहीं छोड़ सकते। यदि ऐसा होता कि कभी प्री नहीं क्लियर होता, कभी मेंस क्लियर होता, तब आपको लगता है कि चलो यार इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। बट आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे, एक दिन आपकी एस्केप वेलोसिटी मिल गई, आप बाहर निकल गए, तो यू जस्ट वेट फॉर दैट टाइम। तो ये वाली चीज है। लेकिन ये है कि हर बार एग्जाम देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जी। हम लोग ऐसे लेमैन बातें करते हैं ना कि इस बार ये हुआ, उस बार वो हो गया, लेकिन मुश्किल होता है। आप compete करते हो उतने ही बच्चों से, आप उतनी ही मेहनत से तैयारी करते हैं प्री की मेंस की इंटरव्यू की, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार हो गया, नहीं होता तो भी मैं शायद देता, हिम्मत हारने वाला नहीं था मैं, देता मैं। ग्रेट ग्रेट। नहीं, आपका ये स्टैंड, आपका ये जवाब बच्चों को बहुत प्रेरित करेगा कि निरंतर अभ्यास ही करना हमारे जीवन का मूल कर्तव्य है, चाहे जो भी परिणाम जो भी आए हम अपना कर्म भाई करते रहेंगे। कुछ मेरे इसमें ऐसे भी मित्र हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, एक मानवेंद्र भाई जी हैं हमारे, एक कमल अंकल है हमारे, तो ऐसे बहुत सारे लोग, ये लोग जो है इन लोग बहुत गाइड करते थे ऐसे फेज में, यार देखो अच्छा होगा, भगवान मेहनत ले कराते हैं लेकिन लास्ट में दे देते हैं। और इस तरह की चीजें बहुत सपोर्ट करती हैं। देखिए अभी सुन के थोड़ा अजीब सा लगता होगा कि किस तरह की बातें कर रहे हो आप, डॉक्टर हो, साइंटिफिक हो, दिस दैट, बट कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ना कोई ऐसी पावर है जो कि आपको ऐसे लो फेजेस में जो है आपको एक मोटिवेट करती है कि नहीं आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही। समय सबका आता है, फॉर्चुनेटली मेरा आ गया, कुछ लोगों का अगली साल आएगा, कुछ लोगों का उसके अगली साल आएगा, कुछ लोग ऐसे भी जिनका मुझसे 2 साल पहले आ गया। तो समय आएगा, अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट है तो आएगा। तो सारे बच्चों को यही कहना कि आप जो है बस प्रयास करिए और अपना टाइम आएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि शेखर जी, आपका हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना, और काफी अच्छी बातचीत चर्चा हुई है। हम उम्मीद यही करें, कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने माध्यम से आपकी बातों को बच्चों तक पहुंचाएं, और ताकि, क्योंकि आपका बहुत रिच एक्सपीरियंस है बीइंग अ डॉक्टर एंड देन बीइंग अ सिविल सर्वेंट, काफी अच्छा एक जुगलबंदी, एक एक्सपीरियंस निकल के आता है। और आप आपसे ये दरखास्त रहेगी कि अपने नोट्स भी अगर आप शेयर कर देंगे तो शायद हम उसकी एनालिसिस करके बच्चों को बता सकते हैं। और मतलब मुबारक हो वंस अगेन, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और जैसे आप जैसे भी नए पोजीशन पे कार्यरत होंगे एज ए डीवाई कलेक्टर, और हो सके तो शायद हम आपसे जरूर मुलाकात करने आए। जरूर जरूर जरूर, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि जब से सिविल सर्विसेज का
पैटर्न खत्म छोड़ा है हमने, मतलब तैयारी अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, तब से मेरा एक बहुत पॉपुलर शो चलता है जो कि पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, वो है सिविल सर्विसेज सफरनामा। सो ये उनके लिए भी है जो नहीं कर पाए और उनके लिए भी है जो कर पाए हैं, गुजर चुके हैं। सो एक सफरनामा है इस सिविल सर्विसेज का कि अगर आप बन पाए हैं तो आपका क्या जर्नी रहा है, आपने क्या निचोड़ निकाला, नहीं बन पाए हैं तो क्या निचोड़ रहा है। और इसी के माध्यम से मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर से, आप जैसे अधिकारियों से, उनके साथ भी जुड़ रहा हूँ जो आज कुछ और हैं और सेवा में थे, जो लोग क्विट कर दिए सर्विसेज, कुछ और कर लिए। तो कई सारे ऐसे सिचुएशन है, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी की इस सिचुएशन में कि ये पढ़ाई, ये सिविल सर्विसेज की पढ़ाई व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व की पढ़ाई है, ये आपकी पर्सनालिटी की पढ़ाई है, और इट विल एक्चुअली improve you drastically. Definitely. See, even if you do not clear this exam now, if you analyze after the span of 3-4 years, you are totally transformed as a citizen, right. As a son, as a daughter, as a parent. तो आप चेंज हो जाते हो। आपने ईमानदारी से पढ़ाई की तो आप इतने पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं चीजों के। लेमन बातें करती है, स्कीम अच्छी है, स्कीम खराब है, आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं, 4 अच्छाइयां हैं तो 3 बुराइयां हैं, 3 बुराइयां तो उसे हम कैसे सही करें। तो ये पर्सपेक्टिव पूरे लाइफ में ही काम आता है, चाहे किसी जॉब में हो, किसी प्रोफेशन में हो, ये एक्यूमेन जो आपका बन जाता है वो आपके साथ जीवन भर रहता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और जल्दी मुलाकात तो हो सकते है आपसे होगी, और वी विल स्टे इन टच ऑन वाया व्हाट्सएप, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस हमारी सारी टीम की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।